मैं राग सर आप लोग के बीच में सुपर टेट और टेट के आज जैसे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न को मैंने इतिहास से आज कवर करने की कोशिश किया और करने जा रहा हूं। आप लोग हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और समझें। भारतीय इतिहास का मध्यकालीन इतिहास। भारतीय इतिहास का मध्यकालीन इतिहास जो मैंने दिल्ली का संतुलित कालीन के सत्ता के बारे में जो मैं कल बता रहा था, उस पर मैंने एक गाने के माध्यम से आप लोग को ट्रिक भी दे दिया था। खालू तिरंगा गोरिया हो फारी के जा झारी के भाके आई तवार के जा झारी के भाके आई तवार के जा झारी के। तो चलिए मैं अब एक शेर के साथ शुरू करता हूं अपने वीडियो को। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, मच्छर ने आपको काटा उसका जुनून था। मच्छर ने आपको काटा उसका जुनून था। आपने वहां खुजली किया वो आपका सुकून था। आपने वहां खुजली किया आपको सुकून था। आप चाह के भी नहीं मार सकते हैं जनाब उसको, क्योंकि आपके ही रगों का उसमें भी खून था। तो चलिए इस शेर के साथ मैंने आप इतिहास की बात करता हूं। देखिए, मैंने कल बताया जिसमें टॉपिक सैयद वंश और लोधी वंश। मैंने दो वंश के बारे में आज बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, जिसमें 4 शासक थे, सैयद वंश के 4 शासक, जिसमें खिरिज खां 1414 से लेकर के 1421 तक का अपना शासन व्यवस्था को कंप्लीट किया, चलाया, उस शासन व्यवस्था को देखा। उसके बाद 1421 से लेकर के 1434 तक का शासन व्यवस्था को इसने मुबारक शाह नाम का शासक जो था, जो सैयद वंश से ही ताल्लुकात था, उसने अपनी राज व्यवस्था और शासन व्यवस्था को मेंटेनेंस किया। उसके बाद मोहम्मद शाह जो 1434 से लेकर के 1443 तक का अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया और मेंटेन किया। उसके बाद आता है अलाउद्दीन आलम शाह करके, जो 1443 से लेकर 1451 तक का अपना शासन व्यवस्था को कायम रखा और बहुत ही वीरता के साथ अपनी शासन व्यवस्था को मेंटेनेंस किया। उसके बाद देखिए आता आपका गुलाम वंश, खिजरी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो यहाँ पर मैंने लोधी वंश के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने आपको बताया इसको। देखिए, लोधी वंश का शासक 3 शासक थे, जिसमें पहला नंबर फर्स्ट का था बहलोल लोधी, जो 1451 से लेकर के 1489 तक का अपना शासन व्यवस्था को चलाया और अपना शासन व्यवस्था को कायम रखा। उसके बाद सिकंदर लोधी आता है, तो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक अपना शासन व्यवस्था को चलाता है। उसके बाद इब्राहिम लोधी ने 1517 से लेकर के 1426 ईस्वी तक अपना शासन व्यवस्था को चलाया। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको डिटेल्स मैंने डाटा दे रहा हूँ, जिसमें गुलाम वंश की शासन व्यवस्था 1206 से लेकर के 1290 तक चलता रहा और जिसमें 84 साल जोड़ने के बाद हुआ। जो 84 साल उसका शासन व्यवस्था था और 11 शासक थे। कितने शासक थे? 11 शासक थे। खिजली में 1290 से लेकर के 1320 तक का अपना शासन व्यवस्था खिजली वंश का चलता रहा, जिसमें 30 साल तक, यानी 30 साल तक अपना शासन व्यवस्था सारे वंशों ने मिलकर के स्थापित किया, जिसमें 9 शासक रहे, यानी 9 वंश चला। उसके बाद तुगलक वंश ने 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक यानी चलाया शासन व्यवस्था, जो 94 साल तक अपना शासन व्यवस्था को चलाता रहा ईमानदारी से और बहुत मेहनत के साथ। 1413 से लेकर के 1451 तक का 34 साल तक का अपना शासन व्यवस्था सैयद खां यानी सैयद वंश का चलता रहा, जिसमें 37 साल और 4 शासक, इसके 4 वंश चलता रहा। उसके बाद 1451 से लेकर के 1526 तक अपना शासन व्यवस्था लोधी वंश का शासन चलता रहा, जिसमें 75 साल तक ये 3 वंशज यानी 3 पीढ़ी तक इसका शासन चलता रहा। तो इस तरह से हमारे इतिहास थे। हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत से घटनाओं को हमको जानकारी मिलती है, समझने को मिलता है। तो इसलिए मैंने एक गीत के माध्यम से आप लोग को उसमें सेटलमेंट करने की कोशिश किया। देखिए, इसको अगर आपको याद करना है तो मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक दिया है, कह रहा है शीलाबाई मतलब होता है, देख लीजिए, से सिकंदर, ल से होता है लोधी,
सिकंदर लोदी, देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी गया है। हाँ, सिकंदर लोदी, देख लीजिए सिकंदर लोदी, उसके बाद ला से लोदी, उसके बाद बा से बहलोल, उसके बाद ई से इब्राहिम। यानी ये तीनों लोगों का नाम याद करने के लिए मैंने सिलाबाई का टॉपिक्स दिया, आप सिलाबाई करके याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है इसका टॉपिक्स बनाने में थोड़ा सा टफ पड़ रहा था, इसको मैंने अगली वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए मैंने इसमें एक गाने के माध्यम से मैंने इसको सब सेलेक्ट करने की कोशिश किया है। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में जाकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। देख लीजिए इसमें कोशिश मैं कर रहा था, बाकी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा। ऐसे अलाउद्दीन आलम आसमा, ठीक है, मोहम्मद मैं से, उसके बाद फिर यहाँ से मैं डबल है इसी में सेलेक्ट कर रहे हैं, और ख से ख नहीं आ रहा था इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। स से सितारे यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने ये 4 टॉपिक्स पर के कोशिश किया था, ये गाने को माध्यम से आप लोग को इसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी आप लोग की सुविधा अनुसार आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, मान लीजिए ऐसे कर सकते हैं। मैं दे रहा हूँ हाँ, चलिए मैंने दे दिया यहाँ से। सखी हो मर्दा मुआ देला, इस टॉपिक को आप याद करेंगे तो हो सकता है। देखिए स से सखी हो, मैंने ऐसा बोला यहाँ से सैयद, ठीक है। हो इसको मैंने टॉपिक लिया था, किसी को लेना नहीं है, ठीक है। यहाँ से स से सैयद, ख से खींच खां, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर स से सैयद और ख से खींच खां, हो छोड़ दीजिए तो सखी, ठीक है। इसलिए मैंने, हाँ एक गलती हो जा रहा था, सॉरी, अब से लिख दे रहे हैं। देखिए सखी, सखी सखी मर्दा मुआ देला, ठीक। ये भोजपुरी वाक्य है जिस पे कोई मतलब नहीं आता है, तो इसमें सखी मर्दा मुआ देला, एक मतलब अगर आप इसको ट्रैक पे देंगे सखी मर्दा मुआ देला, तो इस पर आप इसको आप इस ट्रक से याद कर सकते हैं। और सीलाबाई इसको लोधी वंश को आप याद कर सकते हैं। मतलब यहाँ देखिए लोधी वंश के लिए सीलाबाई और सखी मर्दा मुआ देला, मतलब एक इसका लेकर के जो कहने का तात्पर्य था, मैंने यहाँ पर इसका ट्रिक दे रहा हूँ। देखिए सखी मर्दा मुआ देला, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो इस तरह से इसका टॉपिक से अगर आप लोग भूलना चाहते हैं तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा आप लोग को, इसलिए मैंने इसे टॉपिक्स को दिया ताकि आपको ऐसा कुछ शब्द दिया जाए जिसमें ताकि सबको याद हो जाए, इसीलिए मैंने दिया। और देख लीजिए सारे वंशजों को मैंने जोड़ के यहाँ पर क्लियर कर दिया है, मतलब कितने साल तक, 332 साल तक हमारे देश में ये सैयद वंश और लोधी वंश मिल करके शासन किए। और इतना नहीं, बहुत आगे चीज़ है अभी मैं अलग से मैं एक वीडियो और बनाऊँगा यहाँ से लेकर के पूरी इसको खाली कितने साल तक क्या क्या किए, खाली उसकी ब्यौरा मैं देने वाला हूँ। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छे से अच्छी जानकारियाँ और लेना है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। तो देखिए यहाँ तक तो मैंने वीडियो आपको दिया। देखिए इतिहास के बारे में मैंने थोड़ा सा और इतिहास लेकर चलने वाला हूँ। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है, मतलब मुझे बताया जाता है या बताया भी गया है, किताबों में मिलती भी है कि इतिहास एक ऐसी
दर्पण है जो हमको अपने भविष्य को दिखाई देता है। तो हमारे इतिहास कहते हैं कि हमको क्या करना है। इतिहास के बारे में एक इतिहास आता है कि जब हमारा 1947, ध्यान रखिएगा, सॉरी 1947 में हमारा भारत का स्वतंत्रता मिलती है, आज़ाद होता है, ठीक है। 1947 में हमारा भारत आज़ाद होता है। लेकिन 1947 के पहले हमारे भारत में कलिंग के युद्ध भी माना जाता है। कलिंग का युद्ध लड़ाई हुआ था। तो कलिंग देख लीजिए, कलिंग के युद्ध में दो तरह से कलिंग के युद्ध दो बार तो हुआ था हमारे भारत में। एक तो अशोका के बारे में, अशोका स्वराज में अशोका जी के द्वारा हुआ था। अशोक सम्राट जिसे कहा जाता है, इसको इंग्लिश में अशोका ही कहा जाता है, मैं अशोक ही लिख दे रहा हूँ। अशोक सम्राट, जो अशोक सम्राट ने हमारे देश को, चीन में जब हमारे अशोक सम्राट यानी अब 300 ईसा पूर्व, 332 ईसा पूर्व की बातें हो रही है, क्योंकि 300 ईसा पूर्व में हमारे एक सम्राट अशोक सम्राट जिसे कहा जाता है, जिसको हमारे भारत में ठीक है, भारत के अशोक लाट से लिया गया है, अशोक लाट या अशोक स्तंभ भी कह सकते हैं। अशोक स्तंभ जो अशोक सम्राट विश्व विजेता माने जाते हैं। मतलब उसके बाद ये जब उनकी उत्पत्ति होती है तो हमारे देश में सभी लोगों पर, यानी जितने बाहरिया देश के, अभी मैं जो इतिहास पढ़ा रहा था कि एक ही हमारे एक देश का राजा था जो अशोक सम्राट करके थे, इन्होंने ही हमारे भारत में जितने विदेशी राज करने के लिए हमारे भारत में आए थे, इन्होंने सबको खत्म करके सब पे विजयी कर दिया था। यहाँ तक नहीं, जब हमारे भारत की भूगोल जियोग्राफिक बात करते, भूगोल हमारा विस्तार कहाँ था, जो चीन था, चीन बताया जाता है, चीन के बाद जो भूटान है, भूटान के बाद हमारा देश तक सीमा माना जाता है। और चीन तो पूरा हमारे अशोक सम्राट जी ने ही जीत के लाया था। चीन तो अपना ही देश था। चीन क्योंकि मगध, जो उसको मगध के नाम से जानते, जब बिहार को कहते, सॉरी बिहार में उनकी पटलपुट्टलम जो राजधानियाँ थी, तो अशोक सम्राट ने वहाँ चीन तक का पूरा अपनी शासन व्यवस्था को कंप्लीट किया। और इतना ही नहीं, पूरे मतलब कहा जाता है कि अशोक सम्राट इतने लड़ाकू थे कि पूरे भारत को जीत करके अशोक सम्राट का अपना सम्राट स्थापित किए। मैं उन्हीं के बारे में एक बार बात कर रहा हूँ कि जब एक बार अशोक सम्राट जी एक बार सोए हुए थे, तो अपनी माँ से बात कर रहे थे। तो करते करते हुआ क्या कि उन्होंने कहा, माँ, जब उनकी माँ उनको लड़ाई पे भेजती थी तो कहती थी, बेटा जा, अगर तुमको इतना ही जुनून है तो जा, तू देश को जीत के आ। जिस दिन देश के जीत के आओगे ना, उस दिन मैं तुमको मान लूँगा कि मेरा तुम सच्चा बेटा है। तो इस बात को सुनने के बाद अशोक सम्राट भी क्या करते थे, बड़ी उत्सुक हो जाते थे और लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हो जाते थे। और जा करके ना दुश्मनों को तो जिससे गाजर मूली छाप पचते, इतना जोश जुनून, क्योंकि माँ को कहलवाना था ना, माँ से कहलवाना था कि मैं अपनी माँ का सबसे अच्छा बेटा हूँ, ये कहलवाने में उनकी बड़ी आनंद होती थी। तो इस चीज़ को देखने के बाद ऐसे ऐसे, तो जब पूरे राज्य को जिस मतलब अशोक सम्राट की सेना और अशोक सम्राट जिधर नजर लगा देते थे उधर उनका हो गया। इतने लड़ाकू, इतने बढ़िया शासन व्यवस्था, इतने लड़ाकू, इतने संचालन करने वाले, बहुत मतलब उनकी सेनाओं में बहुत वीर रहे, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही युद्ध को जीता। मतलब कहने का तात्पर्य था, जिधर अशोक सम्राट नज़र फेर देते थे तो उधर उनका राज एकदम कंटिन्यू, एकदम कंठस्थ हो जाता था कि उतना उनका हो गया। ऐसे करते करते जब पूरे विश्व को जीत करके पूरे राजाओं को हमारे भारत से भगा दिए, तब जानते हो एक दिन का घटना घटा। उनकी माँ बैठी थी और ये राजा बन के जीत के आए। उन्होंने कहा, माँ, मैं तो आज पूरे राज को जीत गया। लास्ट में चीन की लड़ाई होती है, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तो क्या हुआ, लड़ाई जीत के आए तो क्या हुआ, अच्छी बात है, तुम्हारा एक राज्य और बढ़ा। उन्होंने कहा, नहीं जानती हो, तुम तो कहते हो ना मैं तेरा अच्छा बेटा हूँ। उन्होंने कहा, हाँ, तुम तो मेरे अच्छे बेटे हो। कहा, नहीं, अभी तुम्हारा एक युद्ध बाकी है, आ जाओ, मैं तुमको युद्ध में परीक्षा लेती हूँ, देखता हूँ तुम कैसे जीत जाते हो। अगर उसमें तुम पास हो जाते हो तो मैं जान जाऊँगा कि तुम मेरा आज्ञाकारी और अच्छा बेटा माना जाता है। तुमने कहा, ठीक है माँ, चलो देखते हैं। तो माँ ने क्या किया, एक दिन अशोक सम्राट, भाई राजा थे ही थे, तो इतनी बड़ी सोफा, इतना बढ़िया सब मेंटेनेंस तरीके से सब चीज़ को लगा देते। भाई राजा कैसे सोता है, सोफा शाही, वस्त्र होता भी है, बिस्तर भी होता है शाही, हर चीज़ शाही होता है। तो उसके बाद माँ ने कहा, और भाई देखिए, पहले की भी बात होती थी कि इतना आज्ञाकारी लोग होते थे कि जो माँ कह देती थी उसके लिए तो पूरी दुनिया की बात तोड़ करके माँ की बात को ऊपर रखा जाता था। लेकिन आज का बात, आज मेरी कही दे ना,
तो माँ क्या चीज़ है, मतलब बीवी कह दे कि तोहार माँ यम्मे काली से दही जरा पूत के, मतलब समझ तो करे माई ते हमरे मेहरे वो गरीबले है, मतलब उसको एकदम घेर में ले लेंगे माँ को। लेकिन नहीं, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। हमारी अशोक सम्राट के ही इतिहासों से मुझे जानकारी मिलती है कि हमारी संस्कार बहुत ही बढ़िया हो गई थी, बहुत ही अच्छा हो गया था संस्कार। संस्कार हमारा जब बताऊंगा, दूसरा इतिहास लाऊंगा तब मैं बताऊंगा उसमें संस्कार हमारा कहाँ से बिगड़ा। जब वैदिक काल की स्थापना हुई तो ही हमारा संस्कार खत्म हो चुका। मैं कैसे खत्म हो उसका प्रूफ के साथ मैं इसको क्लियर करूंगा, क्योंकि इधर मैं बात कर रहा हूँ उससे छूट जाएगा, लंबा भी हो जाएगा वीडियो। तो इसमें देखिए, तो जो माँ ने लेकर गई, अंदर बैठे, तब राजमाता थी ही थी, भाई राजा ही थे तो राजमाता थी। तो उन्होंने जब राजमाता जो कह देगी वो बात को उसे को काट सकती हो, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो। तो राजा अब ये अशोक सम्राट है तो कहने का ठीक है, तो माँ क्या तुम कहना चाह रही थी? कहने का बेटा कोई बात नहीं, कहना तो कुछ नहीं चाह रहा था। और उन्होंने माता जी ने, उनकी माता जी ने एक राजा को, एक नौकर को बुलाई, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ और तुम क्या करो, आज अशोक का, मतलब जानते हो कैसे बेटा, बेटा आप क्या कलेक्टर बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, माँ की नज़र में वही बेटा होते हो और बाप की नज़र में वही बेटा होते हो। इसीलिए ना कभी कभी लोग, कुछ एक कहानियाँ भी मिलती हैं कि कोई एक डीएम था तो बन गया था, तो उसने जाकर के कहा कि जाकर कह दो कि हम फलाने आयल बाटे, मतलब उसका बाप आया, एक डीएम था, लड़का पढ़ाया लिखाया बहुत बड़ा हो गया, तो डीएम था, तो उसने कहा, डीएम नहीं था शायद, वो क्या बोलते हैं बैंक मैनेजर, तो बैंक मैनेजर में तो बाप ने बस संजोग बस क्या हुआ, उसका पोस्टिंग जो हो गया, तो ऐसे उसी के गांव के शहर में हो गया लास्ट में। तो एक दिन उनका ज़रूरत पड़ गई, तो बाप ने बेचारा जा कर के गया, कहा उसने बात पैसा निकाल लेंगे तुरंत चले आएंगे। तो उसने जाकर कहा कि, तो बैंक मैनेजर भाई अंदर बैठता ही है, तो बाप बेचारा धोती कपड़ा अपना जो लुंगी होता हो पहन करके बेचारा जा रहा था। और जाने के बाद गेट के अंदर जो हूँ तो चौकीदार ने से कहा कि ऐसा बात है, बैंक मैनेजर साहब से जाकर कह दो कि आपके पिताजी आए हैं, मैं उनका बाप हूँ। तो बैंक मैनेजर जो गार्ड होता तो बड़ा सीरियस हो गया, अच्छा ये बाप है, तो कर ठीक है। तो बैंक मैनेजर साहब से जाकर कहा कि सर आपके ऐसा बात है, आपके पिताजी आपसे मिलने आए हैं। तो अब उस पिता को देखिए, उस बेटे को देखिए क्या हुआ, उसका बेटा जो था थोड़ा सा अभिमानी इतना हो गया था, उसने देखा कुर्सी का घर, अब पिता को देखा कि मतलब थोड़ा मैला कुचैला कपड़ा पहने हैं, तो उसको अपनी शोहरत और शान को बचाने के लिए जिसने क्या कहा जानते हैं, जाओ धक्का मार के भेज दो। नहीं मैं जानता हूँ हमारा बाप है। उसको ये लगा कि मैं अगर इस बाप को कह दूंगा ये मेरा बाप है तो मेरी मानहानि हो जाएगी, लेकिन इस गुरूर से उस बाप को दुत्तार करके बाहर कर दिया। और बाप भी बड़ा रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गई और दिल थोड़ा सा दर्बित हो गया। और उसके बाद वहाँ से जब आगे बढ़ा तो उसके बहुत कष्ट हुआ। तो उसके पास एक बेटा और था, उसने कहा बताओ इस तरह से इसकी मैंने पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया और आज ही इसी अपनी मान सम्मान को मुझे बाप कहने से इनकार कर दिया, बस इतना ही तो बड़ा हो गया है, बैंक मैनेजर थी तक तो पहुँचा है, आज इतने बड़ा हो गया। तो उसने क्या किया, अपने भड़स को निकालने के लिए गुस्सा में अपने बेटे को पूरा क्या कर दिया, पूरा छोटे वाले बेटे को पूरा जायदाद मतलब खेती उती सब लिख दिया। और जब बाप मर गया उसके बाद छोटा लड़का जानते हैं दाब बंगई कितना होता है, आज घर घर में गांव में घर घर में बंटवारा हो रहा है भाई भाई में। एक ठो सुइया है ना भैया, एक ठो सुइया, तो सुइया को तोड़वा के बटा जाएगा, जान लीजिएगा। तो उसमें जब बड़ा हुआ तो लड़का उसे बड़ा हो गया और ये बैंक मैनेजर ओल्ड हो गए, बुढ़े हो गए और रिटायरमेंट हो गए। उसके बाद जब ये खेत में गए हल वल दे करके बाप तो खत्म हो गया, चला गया कहानी करके जो करना था। जब खेत में हल लोग लेकर जाते हैं तो उसके बाद छोटा लड़का खड़ा हो जाता है, कहाँ जा रहा है भैया? उन्होंने कहा अरे भैया हम खेत जोतने जा रहे हैं। किसका खेत, कैसा खेत? तो उन्होंने कहा अरे भाई कैसा खेत, हमारे बाप का खेत। उन्होंने कहा कौन सा बाप है, वसीयत को पढ़ो पहले क्या लिखा गया है। तो बाप ने साफ साफ अक्षरों में लिखा था कि बेटा जब अगर तुम बैंक मैनेजर हो करके बैंक में तुम मुझे छीन नहीं सकते हो, तो इसीलिए मैं अब बुढ़ापा का सहारा हो गया, तुम्हारी मान सम्मान ना घटे, इसीलिए मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, क्योंकि मैं फटा पुराना कपड़ा पहन के गया था जिसकी वजह से आपने मुझे दुत्तार दिया था। इसीलिए जब आप अपने ही मन से कह दिए कि तुम मेरे बाप नहीं हो तो मैंने तुमको अपने धन और दौलत से वारिस से आपको बर्खास्त करके मैं अपने पूर्ण होशो हवास में अपने बेटे को पूरी छोटे वाली संपत्ति को मतलब कंप्लीट कर दिया। इस घटना को सुन करके मतलब कहने का मेरा इस कहानी को इसलिए बताने का तात्पर्य था, बड़ा तो हो यार वीडियो, लेकिन कारण था बताने के लिए कि माँ बाप का देखिए दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप का जब माँ बाप चाह लेगा ना तो पूरी जिंदगी में आप कितना भी मेहनत क्यों ना करो आप फेल हो जाओगे। इसीलिए इस चीज़ को जब राजमाता ने आज्ञा दे दी नौकर को जा करके अशोक का, मैंने बोला ना तो क्या मैं अभी बोला हूँ कि डीएम हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो जाओ, माँ के नज़र में वही बेटा हो और बाप के नज़र में वही बेटा हो। तो बेटा माँ ने राजमाता ने कहा अशोक कमरवा को जा करके थोड़ा सा राजशाहिया जो है ना भिगो दो, बस्तरवा को पूरा गद्दवा उसका भिगो देना।
और उन्होंने कहा और जाकर कह दो कि आज वहाँ वो नहीं सोएगा, आज वो मेरे पास सोएगा और मेरे ही दलानी के पास अपना चारपाई लगाएगा। तो अशोक सम्राट के नौकरों ने तुरंत जाकर के राजमाता का आज्ञा का पूरा करने के लिए और अशोक सम्राट को बताते हैं कि महाराज राजमाता का आज्ञा है कि आज आप यहाँ पर नहीं सोएंगे, आज राजमाता के महल में ही सोएंगे, मतलब आप एक अलग चारपाई सोएंगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ। तो राजमाता ने क्या की थी कि जो गद्दा बिछाई थी ना, बहुत साफ़ सुथरा था, साफ़ सुथरा एकदम पूरा, और क्या की थोड़े से बीच में भिगो दी, भिगो करके और उस पर चद्दर डाल दी और उसके बाद बैठ गई। उसके राजमाता इधर सोई हैं और अशोक सम्राट इधर सोए हुए हैं। तो सोने के बाद जो अब भाई अब आदमी राजशाही वस्त्र पहन के राजा आदमी जो सुख में ज़िंदगी काटा हुआ है वो पानी में कैसे काट सकता है। तो जब सो रहा है तो नींद नहीं आ रही है क्योंकि भीगा हुआ था, तो फिर उठ के बैठ जाते थे। अब कैसे राजमाता का बात काटे, तो उन्होंने कहा कि अब राजमाता हैं, तो उन्होंने कहा फिर उठ के बैठ जा रहे हैं, फिर सोए। बेटा कुछ हुआ, क्या हुआ, सो नहीं रहे हो? नहीं माँ सो रहे हैं। फिर उसके बाद फिर सो गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उठ के बैठे, बेटा क्या हुआ, सो नहीं पा रहे? नहीं माँ सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने झूठे भरस को निकाल लेते कि मतलब सो रहे थे, लेकिन सो तो नहीं रहते क्योंकि माँ को पता था कि ये सो नहीं रहा है और इसलिए माँ भी नहीं सो रही थी। तो लास्ट में कहना पड़ा, माँ कैसे सोएं, ये तो बिस्तर गीला है। उन्होंने कहा इसीलिए तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारा सबसे अच्छा बेटा हूँ, एक दिन खाली हमारे कष्ट में नहीं रह सकते हो, हाँ एक दिन तुम कष्ट में नहीं रह सकते हो। मैं जब तुम 9 महीने के थे तो तुमको पेट में लेकर के मैं इतनी कष्ट को झेली, और आज जब तुम पेशाब कर देते थे इस बिस्तर पे तो तुम उधर को तुमको सूखे में कर देती थी और मैं अपने उसी तुम्हारे भीगे हुए कपड़े में सो जाती, और तुम कहते हम बहुत बढ़िया बेटे हैं, तुम तो घमंडी हो गए बेटा। उसके बाद तुरंत अशोक सम्राट सिर झुका लेते हैं माँ के सामने और आंखों में आंसू आ जाती है और कहते हैं माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कभी ऐसा नहीं कहूँगा, मैं अभिमानी नहीं हूँगा। उसके बाद दूसरा युद्ध होता है जो कालिंग का युद्ध होता है, जो पद्मावती नरेश को जीत करके उसके बाद चीन तक अपना परचम फहराते हैं। उसके बाद अशोक सम्राट बौद्ध धर्म का स्वीकार करते हैं। बाकी इसका इतिहास मैं अगले एपिसोड में लेकर आऊँगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।